तो इसमें लिखा है कि हर अवकाश में कुछ न कुछ संख्या में अणु होते हैं। यही अणु चुंबकीय धारा के प्रवाह क्षेत्र में होना भी स्पष्ट हो चुकी है। विखंडन क्रम में इस अवकाश में चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में आए अणुओं का विघटित होना भी स्वाभाविक है। इसी के साथ साथ यह भी अनुमान होता है कि चुंबकीय प्रभाव और विखंडन दबाव के साथ इन अणुओं का परमाणुओं में विघटित होना अथवा परमाणु विघटित होकर परमाणु अंश के रूप में दौड़ने लगने की संभावना बनी रहती है विद्युत प्रवाह के साथ में। ठीक है ना। यद्यपि प्रवाह के साथ माध्यम पर होने वाले प्रभाव और इसके फलस्वरूप होने वाली क्रिया स्पष्ट होती है। माध्यम पर विद्युत प्रवाह प्रवाहित होते ही उसमें संकोचन प्रसारण बढ़ना हो ही जाता है। इसको हर जिज्ञासु अर्थात प्रयोग पूर्वक समझने की इच्छा रखने वाला परीक्षण निरीक्षण कर सकता है। जितने भी उपक्रम विद्युत प्रवाह के लिए बने हैं, प्रवाहों को नियंत्रित करने, संयत करने, विभाजित करने, उपयोग करने, नापने और सुनिश्चित करने के जितने भी उपकरण बन चुके हैं पर्याप्त लगते हैं। यदि आगे और कोई आवश्यकता होने की स्थिति में मानव में शोध अनुसंधान प्रवृत्ति है ही तो अपना विकसित कर लेगा। इससे आपूर्ति होना संभावित है। इससे आश्वस्त होते हुए शाश्वत निरंतर प्राप्त विद्युत निष्पादित यंत्रों को संचालित करने के स्रोतों का अवश्यमेव प्रयोग करना ही हमारा सौभाग्य भविष्य होगा। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद है आज पुरुषार्थी मानव ने बैटरी के रूप में जो भी उपलब्धियां हुई हैं उसमें सेल वाली बैटरी और प्लेट वाली बैटरी हैं। इसमें सेल वाली बैटरी में एक कार्बन प्लेट होना पाया जाता है और उसके चारों ओर रसायन द्रव्य और जो जिंक या सीसा लेड का कवच होना पाया जाता है। इसके अंदर जो रसायन द्रव्य होता है वह सीसा या जिंक के साथ क्रिया करते हुए अणु के रूप में आवेशित होकर अपने प्रभाव क्षेत्र में विद्युत प्रसारण किया करता है। इस प्रभाव क्षेत्र में एक के साथ एक जुड़कर कार्बन के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाह उपलब्ध हो पाता है। इस बैटरी से बल्ब को टार्च में हम लोग बल्ब जलते हुए देखते हैं आदि आदि। दूसरा लिखा है कि दूसरी विधि से प्लेट बैटरी में जो रसायन द्रव्य में अम्ल लवण आदि द्रव्य होते हैं, अम्ल जो होते हैं उसके संयोग में आए हुए धातुओं में क्रिया संपन्न होना स्वाभाविक है। इनमें धातु अणुओं को आवेशित करने के लिए प्रवाह को पहुंचाया जाता है। यह विद्युत प्रवाह उन बैटरी कवच में स्थापित धातुओं पर प्रभाव डालता है। फलस्वरूप रासायनिक क्रिया से धातुओं के अणु आवेशित होकर विद्युत ग्राही बन जाते हैं। इसी को चार्ज कहते हैं। इस क्रम में विद्युत प्रवाह से उत्पन्न प्रभाव परिणाम होने के फलस्वरूप इस बैटरी से प्रकाश आदि क्रिया में काम लेता हुआ मानव यान वाहनों में उपयोग करते हुए देखते हैं। हम लोग कार वार में जो बैटरी यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो टरबाइन विधि से जो हम विद्युत पैदा करते हैं उसके अलावा ये दो और विधियां बाबा जी ने बताई, इस विधि से भी विद्युत पैदा करते हैं। तो टरबाइन विधि में तो चुंबकीय धारा को काट के हम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे रासायनिक क्रिया के रूप में जो है कैसे अणु जो है किस तरीके से चार्ज हो जाते हैं और उससे जो है विद्युत पैदा होती है, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है। इसमें से यंत्र संचारण के आरंभ में
उसमें विद्युत प्रवाह को प्रायोजित करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है। इन सब तथ्यों के साथ मानव को जो आज की स्थिति में जो क्षमता है उसके अनुरूप ये सब विधियों से विद्युत प्रवाह की निष्पत्ति है, उसका नियंत्रण और कार्य विधि में पारंगत हो चुके हैं। इसलिए इन सभी मुद्दों पर जो तकनीकी विद्या है उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर बदलाव की आवश्यकता पड़े तो इस विद्या में पारंगत व्यक्तियों में योग्य अधिकार समाहित है ही। ऐसा कह रहे। कुछ पूछना है क्या? इसमें कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं भैया। तो अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देश, दिशा, दूरी, विस्तार, आयाम और कोण, ऐसे 6 मुद्दे हैं ना। हर मानव इन सभी मुद्दों को जांचना चाहते हैं, ज्ञान के लिए और समझने के लिए। तो दूरी का मतलब क्या है और प्रयोजन क्या है? ये क्या होता है? हैं? हेलो? छोटी बच्ची लगती, एक छोटी बच्ची लगती है, आवाज कर। अरे किसी का माइक खुला होगा। ठीक है। तो हर मानव इन सभी मुद्दों को जांचना चाहते हैं, ज्ञान के लिए और समझने के लिए। दूरी का मतलब क्या है और प्रयोजन क्या है, इस पर मानव का ध्यान जाता ही है। तो दूरी के मूल में मानव में समाहित आंख और आंख पर प्रतिबिंबित भिन्न वस्तुएं हैं। यह मूलतः स्थिति का ही स्वरूप है। मानव की आंख में विभिन्न वस्तुएं प्रतिबिंबित रहती हैं। मानव की भाषा के अनुसार कुछ चीजें पास में और कुछ चीजें दूर में दिखती हैं। इसी आधार पर दूर से दूर सूरज, चांद, तारों को देखते हैं। पास में हवा, पानी, जल, पहाड़, कीड़े मकोड़े आदि देखते हैं। पशु पक्षी मानव को देखते हैं। इस प्रकार से मानव के आंखों पर वस्तुएं सदा सदा प्रतिबिंबित रहती ही हैं। हम देख पाए तभी भी रहते हैं और ना देख पाए तभी भी रहते हैं। मतलब यदि हम आंख से नहीं भी देख रहे हैं तब भी प्रतिबिंबित बनी रहती है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर दूरी और माप की व्याख्या दूसरों को समझाना भी चाहते हैं, स्वयं समझना भी चाहते हैं। दूर में हो, पास में हो, हर इकाई व्यापक वस्तु में ही समाई रहती है। समाये रहते हुए भी पास और दूर हमको दिखाई पड़ते हैं। इस विधि से दूरी का मतलब यह हुआ कि सत्ता में डूबी हुई स्थिति का हम अनुभव करते हैं। इस आधार पर दूरी को नापने का तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि हम एक दूसरे के बीच में व्यापक वस्तु को ही नाप के रूप में पाते हैं। यह 2 विधियों से संपन्न हो पाता है। जैसा दूर से दूर सूरज, चांद, तारों को देखते हैं। इन्हीं दूरी को धरती पर 2 ध्रुवों अथवा 2 शंकुओं को स्थापित कर इन दोनों के मिलन बिंदु के रूप में सूरज, चांद, तारों को एक लक्ष्य बनाकर इन दोनों के विभिन्न कोणों के आधार पर
इन दोनों के मिलन बिंदु के आधार पर दूरी का पता लगा लेते हैं। इसका नाम है अज्ञात दूरी को ज्ञात करना। तो ये एक पुरानी विधि थी जिसको लोग प्रयोग करते थे। ये जो ग्रहों के बीच की जो दूरी है, या तारों के बीच की, या चंद्रमा और सूर्य के बीच की दूरी है, उसको नापने की एक विधि, यहाँ एक विधि की बात बाबा जी। दूसरी विधि ये है कि ज्ञात को ज्ञात करना। तो ये जो दूरी है ये अज्ञात है, और इस दूरी को ज्ञात करना। और दूसरी विधि है जो ज्ञात दूरी है उसके बारे में। ऐसा घटना किसी भी रचना पर ही होना पाया जाता है। रचना ज्ञात रहता है, दूसरी दूरी अज्ञात रहता है। जैसे धरती में 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आदि अनेक प्रकार से हम नाप किया करते हैं। यह धरती स्वयं में एक रचना है। किसी एक शंकु में या एक बिंदु में अथवा ध्रुव बिंदु से नाप शुरू करते हैं। जिसकी दूरी नापना है वहां तक नाप लेते हैं। यह दूरी ज्ञात थी, उसको नाप लिया। नापने की क्रिया का हमको बोध होता है, जिसको नापा उसका भी बोध होता है। इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ज्ञात दूरी को ज्ञात करना। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि अब नाप क्या चीज है, जो इसको हम लोग मेजरमेंट कह रहे हैं, वो क्या है। इसका भी बोध होना आवश्यक है। भौतिक भौतिक तुला में, तराजू में छोटी वस्तुओं को तौलने की जब मानव की आवश्यकता हुई, तब भौतिक तुला के सूक्ष्मतम तौल को निश्चित बिंदु मानकर उसके दशांश शतांश के आधार पर विखंडन विधि को गणितीय विधि से अपनाया। तो जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम ऐसे करके, और 1 ग्राम से नीचे का भी कुछ कुछ हम लोगों ने मेजरमेंट बनाया। इसी क्रम में आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी विधि से एक एक वर्ग इंच में लाखों विभाजन, और लाखों में वर्ग को विभाजित कर संख्याकरण कर लिया। जिसको हम लोग अभी ये जो कंप्यूटर में जिसका उपयोग करते हैं, जिसको मेगा पिक्सल भी बोलते हैं ना। तो एक वर्ग बना के उस वर्ग में कितने मेगा पिक्सल आते हैं उसके आधार पे भी दूरी का गणना करने का प्रयास। इसके प्रयोग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर के रूप में प्रयोग किया ही जा रहा है। आगे आगे पीढ़ी के लिए प्रयोग करने के लिए सब उपलब्ध है। फिर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापने के क्रम में नापने वाली वस्तु किसी न किसी लकड़ी का या धातु से बनी हुई स्केल होती है, टेप होती है। ऐसी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अथवा सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई व्यापक में समाई हुई है। यह तथ्य हमें विदित है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच में जो कुछ मापते हैं, तो एक ध्रुव बिंदु से दूसरे ध्रुव बिंदु के बीच में व्यापकता को ही मापे रहते हैं। इन दोनों के बीच दूरी को निश्चित दूरी मान लेते हैं, संख्याकरण कर लेते हैं, स्पष्ट भरोसा रखते हैं। यह ध्यान में लाने का मतलब यही है कि हम कुछ ही मापेंगे दूरी के रूप में, परस्परता के बीच में व्यापक वस्तु ही है। इस प्रकार सभी मापदंड के स्वरूप में व्यापक वस्तु को माप कर एक एक वस्तु माप लिया ऐसा मानते हैं। जैसे लंबाई वैसा चौड़ाई वैसा ऊंचाई, इसमें ही सारी इकाई आती है। जैसा यह धरती व्यापक वस्तु में डूबे भीगे गिरे हुए रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही हर वस्तु को ही मापे रहते हैं। सह अस्तित्व
तो हम लोग यहाँ पर थे। यह ध्यान में लाने का मतलब यही है कि हम कुछ भी नापेंगे, मापेंगे दूरी के रूप में, परस्परता के रूप में, व्यापक भी वस्तु ही है। इस प्रकार सभी मापदंड के स्वरूप में व्यापक वस्तु को माप कर एक एक वस्तु माप लिया, ऐसा मानते हैं। तो बता रहे हैं कि जैसा लंबाई वैसा चौड़ाई वैसा ऊंचाई है ना, इस सभी में ये धरती जो है व्यापक वस्तु में डूबे भीगे रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही हर वस्तु को ही मापे रहते हैं। फिर आगे है सह अस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसी क्रम में तौल का कार्य भी सफल हो जाता है। तो विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही, अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्मतम संकेत से स्थूलतम संकेत तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंड को करतलगत कर चुका है, यानी प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार मापदंड स्वयं स्वयं में किसी वस्तु का अथवा गति, दबाव, तरंग, शब्दों का सूक्ष्मतम स्थूलतम गति दबाव को चढ़ाने घटाने के रूप में पहचानने की विधियां हैं। बढ़ाने चढ़ाने पहचानने की, ये ज्यादातर दूर संचार के लिए अनुकूल हुआ है। ये जो भी मेजरमेंट हुआ है ये सब दूर संचार संयंत्रों। अशोक भाई आ गए, इनको लिया जा सकता है। फिर अगला है बिंदु विस्तार। मुझे लग रहा है ये दूरी वाले मामले में कोई प्रश्न है नहीं, है ना? ये थोड़ा जो लास्ट के 2-3 लाइन है, हाँ, सहअस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समझ में नहीं आया। और इसके बाद के भी 2-3 लाइन जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया। सह अस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसी क्रम में तौल का कार्य भी सफल होता है। तो ये जो जिसको बाबा जी कह रहे हैं ना, हर इकाई जो है व्यापक वस्तु में डूबे भीगे हुए घिरे होने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तुओं में ही हर वस्तु को मापे रहते हैं, ऐसा करें। तो ये जो हर वस्तु जो है ना व्यापक वस्तु में डूबी हुई रहती है, उसी को कह रहे हैं कि सहअस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इसी क्रम में तौल का कार्य भी सफल हो जाता है। विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। तो अभी हम लोग विखंडन विधि से ही जो है माप करते हैं ना। इसमें मूल बात इतनी है कि ये जो हम लोग मेजरमेंट कर पाते हैं ना, इसका एप्लीकेशन जो है ना हम कर पा रहे हैं, उपयोग कर पा रहे हैं, वही बता रहे हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही, अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्मतम संकेत से स्थूलतम संकेत तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंड को करतलगत कर चुका है। ये तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जो ऊपर ये आपने लाइन भी भैया थोड़ा समझाइएगा, ये क्या है? मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पे ये लाइन भी समझाइएगा थोड़ा।
मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर। हाँ हाँ। ये जो मेजरमेंट मानव कर पाया ना, इसके लिए कह रहे हैं कि वो जो है सौभाग्यशाली होने के आधार पर, संयमशील पूर्वक जीने के आधार पर ही। तो ये जो सूक्ष्मतम संकेत हैं उसके लिए कह रहे हैं, ये संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर मानव सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम संकेतों को, जिनको जिनको हम कह रहे हैं कि जो आत्मा के संकेत हैं, उनको भी पहचानने के अर्थ में, या जो परमाणु के अंदर सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं उसको भी, या हर रचना में जो गति, दबाव, तरंग, शब्द आदि होता है उसका भी मेजरमेंट करने में, उसको बढ़ाने में, उसको घटाने में, उसको फैलाने में, जैसा दूर संचार में हम लोग कर रहे हैं ना, उस अर्थ में शायद ये बात बोली जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है? नहीं भैया, जैसे कि अब मेजरमेंट तो साइंस ने दिया है, और जो विज्ञान है वो तो सह अस्तित्व को मानता नहीं है। तो यहाँ जो सह अस्तित्व के रूप में बोल रहे हैं कि हाँ सह अस्तित्व परम सत्य होने के कारण ही ये मापदंड मापने का जो प्रक्रिया है वो सफल हो रहा है। तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो पूरी व्याख्या पहले की है कि कैसे स्केल बना, किसी धातु का या लकड़ी का मेजरमेंट इकाई बनी, और विखंडन विधि से कैसे मेजर किया, वो तो समझ में आ गया सब। हाँ हाँ। लेकिन अब जब सह अस्तित्व को इसमें ऐड किया और ये कह रहे हम्म। हैं उसी के कारण ये प्रक्रिया संभव हो पा रही है, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो दूरी के बारे में जो बाबा जी ने व्याख्या किया ना, तो उन्होंने अपनी व्याख्या दी उसमें कि हर हम्म वस्तु जो है व्यापक वस्तु में डूबी हुई है। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं वो वस्तु का नहीं करते हैं, मेजरमेंट दूरी के रूप में जो मेजरमेंट करते हैं वो व्यापक वस्तु का करते हैं। तो और उस वस्तु में भी कोई एक निश्चित बिंदु से ही करते हैं, कोई एक बिंदु मान लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की दूरी, तो ये दूरी में हम मेजर किसका करते हैं, जो व्यापक वस्तु बीच में जो खाली स्थान है ना, जिसको हम लोग स्थली कह रहे हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं। उसमें भी एक आदमी का कोई एक बिंदु तय करना पड़ेगा जहां से उसकी दूरी को हम लोग तय करेंगे। वो पैर हो सकता है, सिर हो सकता है, सिर में भी कोई एक जगह हो सकती है जहां से मेजरमेंट होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने दूरी के बारे में बताया है कि वो सह अस्तित्व में ही हो पाता है, ये जो मेजरमेंट हो पाता है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसको समझने के आधार पे दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हर इकाई, ये जो दूरी हमको बोध ही इसीलिए होता है क्योंकि हर इकाई प्रतिबिंबित रहती है, एक इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित रहती है, तो उसके आधार पे हमको दूरी का बोध होता है। अब इसके बाद है कि ये सब मेजरमेंट का प्रयोजन क्या है, प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। वो ये कह रहे हैं कि सह अस्तित्व को समझने के बाद ये जो मेजरमेंट का प्रयोजन है वो सफल हो जाता है, या प्रक्रिया सफल हो जाती है। तो ये किस रूप में सफल होती है, इसको समझना है अभी, है ना। इससे थोड़ा ऊपर यदि जाते हैं तो ये लिखा है कि यह ध्यान में लाने का मतलब यही है कि हम कुछ भी मापेंगे दूरी के रूप में परस्परता के बीच व्यापक वस्तु ही है। इस प्रकार से सभी मापदंड के रूप में व्यापक वस्तु को ही माप कर एक एक वस्तु माप लिया ऐसा मानते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि, जिसमें ही सभी इकाइयां आती हैं।
तो लंबाई चौड़ाई इकाई के रूप में ही सभी इकाइयों का रूप बनता है। जैसा ये धरती व्यापक वस्तु में डूबे भीगे घिरे रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही हर वस्तु को मापे। भीगे रहने के आधार पर वस्तु के नाम पर वस्तु में ही, तो जैसे ये पृथ्वी जो है अपने में अखंड है और इसमें जो और वस्तुएं हैं वस्तु के नाम पर ही हर वस्तु को ही मापे रहते हैं। तो मापना जो है वो वस्तु के अंदर ही होता है। सहअस्तित्व परम सत्य होने के कारण से माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। इस क्रम में तौल का कार्य भी सफल होता है। विखंडन प्रणाली भी मापदंड के आधार पर सफल होती है। मानव सौभाग्यशाली होने के आधार पर ही अर्थात संयमशीलता पूर्वक जीने के आधार पर ही मानव सूक्ष्म संकेतों से स्थूल संकेतों तक को समझ पाता है ना। संकेतों तक के लिए घटाने बढ़ाने के मापदंड को कथलगत कर चुका है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रियाओं का जो मेजरमेंट है वो भी कर लिया है और स्थूल से स्थूल जो पिंड से पिंडों के बीच में जो दूरियां हैं उसको भी करतलगत कर लिया है। इस प्रकार मापदंड अंततः स्वयं में किसी वस्तु अथवा गति दबाव तरंग शब्द का सूक्ष्मतम स्थूलतम गति दबाव को घटाने बढ़ाने के रूप में पहचानने की विधि है। ये ज्यादातर दूर संचार के लिए अनुकूल हुआ है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जी भैया, है ना, इसको अपन। हाँ पाठक भैया। हाँ जी बताइए। विनू भाई बोलो। मीनू भाई बताइए कुछ, आप कुछ। हाँ, इसमें भैया मेरे को सहअस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन और प्रक्रिया सफल हुआ। हाँ। तो परम सत्य सहअस्तित्व के रूप में समझ लो व्यापक और प्रकृति के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सहअस्तित्व में ही समझ आता है। हाँ, तो हाँ। हर वस्तु का सहअस्तित्व से अलग करेंगे तो वो भार रूप में ही दिखेगा। अगर वो सहअस्तित्व ही नहीं है तो फिर माप और तोल का प्रक्रिया सफल ही नहीं हो पाता। हाँ, हाँ। तो इसी का मूल बात यही है, इसी के लिए सहअस्तित्व को परम सत्य बोला, क्योंकि हर वस्तु को पानी से लेके वायु से लेके धरती से लेके किसी का सहअस्तित्व से आप दूर करेंगे तो भार होगा। उस माप में उस अर्थ में बोल रहे हैं कि सहअस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो पाता है। तो अगर जो सहअस्तित्व ही नहीं होता और अकेली प्रकृति होती तो फिर इसमें ग्रेविटेशन फोर्स होता नहीं, क्योंकि उसमें मूल ऊर्जा होती नहीं, मूल ऊर्जा से क्रियाशीलता होती नहीं। तो पूरा का पूरा परम सत्य है वो सहअस्तित्व ही है और इसलिए माप का प्रयोजन और भार प्रक्रिया सफल हुआ। ऐसा मेरे को समझ में आता है। फिर से बताइए, जरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ, सहअस्तित्व परम सत्य होने के कारण माप का प्रयोजन प्रक्रिया सफल हो जाता है। तो कुल मिला के सहअस्तित्व ही समझने की बात बाबा जी कर रहे हैं, क्योंकि समझ लो व्यापक और प्रकृति का पूरा सहअस्तित्व में ही एक ग्रेविटेशन फोर्स है। सहअस्तित्व में से कोई भी वस्तु धरती से उठाएंगे तो भार अपने को जो उसको बीच में अपन तोल रखते हैं तभी भार मापा जाता है। इसलिए किसी भी वस्तु का सहअस्तित्व का अलग करने से अपने को भार महसूस होता है। वो माप तभी सफल होता है, वो प्रक्रिया तभी सफल होती है। ऐसा मेरे को समझ में आता है। ये जो आप कह रहे हो ना, वो तो किसी तरल के साथ वायु के साथ ठोस के साथ किसी का भी सहअस्तित्व से अलग करो, उसमें भार अपने को माप में आएगा। ये तो किसी एक धरती के संदर्भ की बात हुई, लेकिन धरती के बाहर जो है शून्यावकाश में, शून्याकर्षण में दो ग्रहों के बीच का अंतर नापने का जो है उसको कैसे देखा जाए? आप जो कह रहे हो उसके आधार पर, आप जो कह रहे हो ना, ठोस के साथ तरल के साथ विरल के साथ, ये तो किसी एक धरती के संदर्भ की बात हुई। किसी एक नहीं, सभी जगह होगा ना, व्यापक और किसी भी धरती, दो ग्रहों के बीच में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। दो ग्रहों के बीच में तो कोई गुरुत्वाकर्षण है नहीं, वहां तो शून्याकर्षण है।
नहीं, उसमें तो पहचानने का आधार, मैं बोलता हूँ सह अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, व्यापक और किसी ठोस वस्तु या तो किसी वायु वस्तु। हाँ जी योगेश भाई, आप बताइए कुछ आपको समझ में आ रहा है। नहीं, मैं भी जो है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन विनू भाई जो कह रहे हैं वो मुझको ऐसा दिख रहा है कि वो किसी एक धरती के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण की बात कह रहे हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो है वो तो किसी एक धरती के संदर्भ में है, लेकिन नहीं, वो धरती के बाहर माप, में जो है कहाँ गुरुत्वाकर्षण रहेगा, वहां तो शून्याकर्षण है। नहीं, ये माप का जो प्रयोजन सफल हुआ है किसी एक ग्रह की बात कर रहे हैं ना। नहीं, दो ग्रहों के बीच का भी तो वजन माप की होता है। प्रक्रिया नहीं, दो ग्रहों के बीच का भी माप रहता है ना, कि सूर्य वो और दूरी, धरती के बीच में इतना अंतर है। अब उधर वो जो है दूरी की बात है ना, वो एक निश्चित दूरी की प्रक्रिया के अर्थ में दूरी की बात है ना। दूरी भी तो एक नाप ही है ना। मुझे ऐसा लगता है शायद आप हाँ लोग इसको देखिए, और हाँ यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि सह अस्तित्व परम सत्य होने को नहीं पहचानते हैं, हाँ, उस अर्थ में फिर माप करने का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। बिल्कुल प्रयोजन क्या है ये समझ में नहीं आता, हम क्यों नाप रहे हैं, ये प्रयोजन सिद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली मेजरमेंट से क्या निकला, तो वो कह रहे हैं कि ये दूर संचार के रूप में आया है। लेकिन यदि सह अस्तित्व के आधार पे हम ये देखते हैं तो वस्तु का जो आकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में है ना, और उसमें जो गति है, दबाव है, तरंग है, शब्दों का सूक्ष्मतम रूप है, स्थूलतम गतियां हैं, दबाव को बढ़ाने घटाने पहचानने की जो विधियां हैं, तो इन सब का जो प्रयोजन है वो सह अस्तित्व रूपी परम सत्य में स्पष्ट होता है। तब ये प्रक्रियाएं जो है स्पष्ट होती है। जैसे गति को हम मानव में भी समझ सकते हैं ना, व्यवहार में समझ सकते हैं, विचार में समझ सकते हैं, दबाव को समझ सकते हैं, सम और विषम दबाव के रूप में जो है हम समझ सकते हैं, उसका भी मेजरमेंट कर सकते हैं, तरंग का प्रयोजन भी सफल होता है। ठीक बात है भैया, आप यदि सह अस्तित्व स्पष्ट नहीं होता है कि सह अस्तित्व में जो है उस स्थिति में इसका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जैसे हम लोगों ने दूर संचार विकसित भी कर लिया, लेकिन दूर संचार का प्रयोजन जो है वो सिद्ध नहीं हो पा रहा या सफल नहीं हो पा रहा। ठीक बात है, क्योंकि सह अस्तित्व का नजरिया नहीं है। हाँ, तो इसलिए उसका जो प्रयोजन है वो सफल नहीं हो रहा है। तो बाकी जैसे हम लोगों ने अभी ग्रह गोल नक्षत्रों के बीच में भी दूरियों का मेजरमेंट कर लिया है, लेकिन प्रयोजन क्या है उसका वो अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब किसी भी क्रिया का जो है व्यवस्था में उसका फल परिणाम मिलना वही तो प्रयोजन है। हाँ, और व्यवस्था जो है वो सह अस्तित्व में ही व्यवस्था है। जहाँ सह अस्तित्व है नहीं वहाँ व्यवस्था का सवाल नहीं है, फिर वहाँ जो है नापने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। हाँ योगेश भाई, उसमें मेरे को ये लगता है कि कुल मिला के एक ग्रह गोल से लेके मानव तक पूरे का पूरा सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में है वो प्रयोजन है। ठीक बात है। और प्रयोजन के साथ साथ प्रक्रिया भी है ना, प्रक्रिया भी है। हाँ भैया बिल्कुल। तो ये जो प्रक्रिया है कि किस तरीके से निरंतरता के अर्थ में है ना भैया। हाँ, मतलब कैसे दबाव गति बनता है, तरंग बनता है, आदि आदि, ये सब एक प्रक्रिया है पूरी। वो आपका अब जो आपने पढ़ दिया ना, वो प्रयोजन का माप का प्रयोजन सफल हो जाता है सहज में। अब वो स्पष्ट हो गया। हाँ, अब वो कनेक्ट हो गया, अभी तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर भी और भी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा और काम कर लेंगे, और थोड़ा सा विचार कर लेते हैं थोड़ा जी। फिर अगले पे आ जाते हैं, विस्तार पे, है ना। ठीक बात है भैया। विस्तार के बारे में है कि विस्तार अपने में रचना की अवधि के बराबर होता है। कोई रचना इकाई जितने दूर में फैली हुई है वह उसका विस्तार है।
रचना के मूल में यह तथ्य हमें विदित हो गया है कि परमाणु से अणु, अणु से अणु रचनाएं छोटे बड़े होने की बात स्पष्ट हो चुकी है। यह धरती जैसी अनेक धरती भी अणुओं से रचित रचनाएं हैं। अन्य ग्रह गोल में भी इस धरती की तरह ठोस तरल विरल वस्तुएं हो सकती। अनेक तरह के ग्रह गोल हमारी आंखों के सम्मुख प्रतिबिंबित रहते ही हैं। हम यह भी जानते हैं कि दूर दूर में बहुत सारी धरतियां हो सकती हैं। इस धरती के संबंध में भी कोने कोने को पहचानने का प्रयत्न हुआ है। अन्य धरतियों को पहचानने की इच्छा मानव में रहती ही है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विधि से प्रयास काफी वर्षों से किया जा रहा है। यह सब अपने गति से प्रयासों के अनुपात से संभव होता ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि मुख्य मुद्दा ये है, मुख्य मुद्दा इस धरती पर मानव परस्परता विश्वास के साथ रहने का है। मुख्य मुद्दा इस धरती पर मानव परस्परता के साथ विश्वास के साथ रहने का है। फिर है अपने विश्वास पर जीने के लिए पहले हम समझ चुके हैं। क्या समझ चुके हैं? स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, व्यक्तित्व की कसौटी, प्रतिभा को प्रमाणित करने में, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी होने से स्वयं में विश्वास जो है वो स्पष्ट होता है। विश्वास प्रतिष्ठा हर मानव चाहता है। स्वयं में विश्वास का मतलब जितने भी सार्थक होना पाया जाता है, तभी इस धरती में सदा सदा के लिए मानव परंपरा आश्वस्त होना बनता है। इस धरती का विस्तार अपने में निश्चित हो चुकी है। मानव के मापदंड से भी धरती का स्थल अपने में स्वयं सिद्ध है। मानव ने जो भी मेजरमेंट बनाए उसके आधार पर धरती का स्थल अपने में स्वयं सिद्ध है। यह धरती विभिन्न प्रजाति के अणुओं का सह अस्तित्व पूर्वक रचना स्पष्ट है। इस पर स्वयं में रासायनिक रचनाएं भी प्रकट होकर मानव शरीर पर्यंत प्रमाणित हो चुकी है। तो यदि हम रचना के विस्तार में देखेंगे तो इन सबको मिला के जो है ना इस पृथ्वी का विस्तार माना जाएगा। तो मानव जो है शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में पूरी धरती, अनेक ग्रह गोल नक्षत्र ब्रह्मांडी किरणों तक अध्ययन करने का अधिकारी है। इन सबका उपकार मानव को उपलब्ध हो चुका है। यानी जो बाकी ग्रह गोल नक्षत्र ब्रह्मांडी किरणें हैं, इन्होंने जो उपकार किया वो मानव को उपलब्ध हो गया। इसी के साथ मानव का अध्ययन मानव के लिए अधूरा ही है। इसकी आपूर्ति आवश्यक है। इसके लिए समुचित विधि ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में स्पष्ट हुई है। इस क्रम में रचना के फैलाव को विस्तार के रूप में हम समझने लगे हैं। तो यदि हम मानव को समझने जाएं कि मानव का विस्तार कहाँ तक है, तो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में वो भी उसके विस्तार में गण्य होगा, है ना। इस क्रम में रचना के फैलाव को विस्तार के रूप में हम समझने लगे हैं। इस विस्तार को मापदंडों के आधार पर संख्याकरण भी कर लिया है, जिसको हम लोग मील किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार और मानव के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत है। मील किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत है ही। बीच में कुछ छूटा हुआ है क्या?
नहीं भैया कुछ नहीं छूटा। अच्छा। तो मील, किलोमीटर आदि संज्ञा से धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत है। ये थोड़ा सा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा। इसी धरती के विस्तार के ऊपरी हिस्से में अटूट ऐश्वर्य प्रस्तुत है। जिसमें सबसे प्रमुख ऐश्वर्य जंगल है। इन सबको बनाए रखने के लिए ऋतु संतुलन की आवश्यकता ध्यान आ गया, जिसे पहले स्पष्ट कर चुके हैं। इसलिए धरती के विस्तार को समझते हुए ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए निष्ठा, प्रवृत्ति, सक्रियता आवश्यक है। तो किसी भी इकाई के विस्तार को बनाए रखने के लिए सह अस्तित्व को समझना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। यदि सह अस्तित्व प्रभावी रहेगा तो वो इकाई का विस्तार बना रहेगा। जैसे मान लीजिए परमाणु, अणु और अणु से रचित जो है ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था है, और ज्ञानावस्था में मानव के अंदर ज्ञान, विवेक, विज्ञान है। इस रूप में ये पृथ्वी का संपूर्ण विस्तार जो है वो स्पष्ट होता है। और इसमें भी जो मानव का जो क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप में ऋतु संतुलन का भी होना, ऋतु संतुलन, ताप संतुलन आदि सबका बना रहना है ना, जिसको अपन कह रहे हैं कि सहस्थित रूपी व्यवस्था का बना रहना जरूरी है। यदि वो बना नहीं रहता है तो ये जो विस्तार हमको दिख रहा है वो विस्तार नहीं रह पाएगा, है ना। तो इसीलिए धरती के विस्तार को समझते हुए ऋतु संतुलन को बनाए रखने के लिए निष्ठा, प्रवृत्ति, सक्रियता आवश्यक है। नहीं तो इसका विस्तार जो है वो संकुचित होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मानव चला गया, या जीव संसार चला गया, या वनस्पति चली गई आदि आदि, इस रूप में उसका विस्तार जो है वो घटता जाएगा। तो विस्तार के बारे में ये कहा गया कि विस्तार जो है वो रचना की अवधि के बराबर होता है। कोई रचना इकाई जितने दूर तक फैली है वह उसका विस्तार है। तो रचना के मूल में हमको यह तथ्य स्पष्ट है कि परमाणु से अणु, अणु से अणु रचनाएं छोटे बड़े होने के रूप में स्पष्ट है। धरती भी, अनेक धरती भी अणुओं से रचित रचनाएं हैं। तो कई अन्य ग्रह गोल भी इस धरती को ठोस, तरल, विरल वस्तु हो सकती हैं। तो अनेक तरह के ग्रह गोल हमारी आंखों के सम्मुख पृथ्वी में रहते ही हैं। हम यह भी जानते हैं कि दूर से दूर बहुत सारी धरतियां हो सकती हैं। इस धरती के संबंध में भी कोने कोने को पहचानने का प्रयत्न हुआ है। अन्य धरती को पहचानने की इच्छा मानव में रहती है। इसके लिए प्रौद्योगिकी विधि से काफी वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। यह सब अपने गति के प्रयासों के अनुपात में संभव होता ही रहेगा। लेकिन विस्तार के साथ जो मुख्य मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि धरती पर मानव परस्पर विश्वास के साथ रहने का है। क्योंकि यदि मानव परस्पर विश्वास के साथ नहीं रहता है तो ये जो धरती का विस्तार प्रकट हुआ है ये संभव नहीं रह पाएगा, है ना। तो इसी अर्थ में वो कह रहे हैं कि जो विश्वास मूल मुद्दा है। फिर विश्वास को उन्होंने डिफाइन किया कि स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, ये सब के आधार पे विश्वास, प्रतिष्ठा हर मानव चाहता है ना। और इस धरती के साथ सदा सदा के लिए मानव परंपरा आश्वस्त होना बनता है। इस विश्वास पूर्वक ही ये धरती, है ना, मानव परंपरा, धरती की अक्षुण्णता के साथ मानव परंपरा का बना रहना, है ना, उसके प्रति आश्वस्त हो सकता है मानव। ठीक है। फिर अगला बिंदु है देश। देश पे आ जाता है। वो कह रहे हैं कि इस विस्तार को ही देश के नाम से जानते हैं। तो जो रचना का जो विस्तार है वही उसका देश है। भैया अगले पैराग्राफ में आपने बोला, ये समझ में नहीं आया वो वाला, मील, किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्रस्तुत है। ये आपने बोला था कि समझ में नहीं आया। तो आपने अभी बोला कि चारों अवस्था, तो मानव के लिए जो 3 अवस्था बाकी रही वही हो गई हमारी सामग्री। आपकी आवाज कम आ रही है, एक बार फिर से बोलना पड़ेगा।
हाँ भैया, जी। एक सेंटेंस पे आपने बोला था कि ये बात समझ में नहीं आई हाँ, कि इसमें ये वाली बात थी, पर्याप्त सामग्री है ना। मील किलोमीटर आदि संज्ञा से इस धरती के विस्तार मानव के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्रस्तुत है ही। हाँ, तो अभी आप ही ने बताया ना अभी स्पष्ट हो गया मुझे जी, आप हाँ, बताइए आपको क्या। हाँ, बस वही कि मानव के लिए तीनों अवस्थाएं जो है वो हमारी पर्याप्त सामग्री होगी। हाँ हाँ, तो इस धरती का जो विस्तार हुआ ना, जो जिसको हम लोग कह रहे हैं प्राणावस्था आ गई, युवावस्था आ गई आदि, है ना, धरती हाँ, अपने रस रसायनों से समृद्ध हो गई, है ना। हाँ, तो उस अर्थ में ये कह रहे हैं कि हाँ, मानव के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्रस्तुत है इसका जो हाँ, विस्तार है, धरती का जो विस्तार। हाँ, ठीक। तो इस अर्थ में विस्तार को उन्होंने केवल मील किलोमीटर के रूप में नहीं नापा है, तो विस्तार को और गहरे अर्थों में बाबा जी ने यहाँ समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और कुछ बोलना आपको क्या? नहीं भैया, नहीं भैया, बस वही मतलब कि हाँ। सिर्फ उसको एक किलोमीटर से नहीं देखना है, जैसे हाँ, कि हाँ। मात्रा में रूप गुण स्वभाव धर्म सबको देखना है, उसी तरह से मील किलोमीटर को सारी अवस्थाओं के साथ देखना है, ऐसा है। जी जी, ठीक है। ठीक बात है। फिर अगला मुद्दा है देश। तो इस विस्तार को ही हम देश के नाम से इस विस्तार को ही हम देश के नाम से जानते हैं। प्रचलित विधि से ये शायद ये वाला मोबाइल उनका है ना, वीनू भाई मांडविया का है। इस विस्तार को हम देश के नाम से जानते हैं। प्रचलित विधि से अनेक देशों का नाम पहचाना गया है। यदि हम पूरी ईमानदारी से सोचें तो किसी भी एक रचना का विस्तार ही देश होता है, जैसे यह धरती। तो अभी हम लोगों ने प्रचलित विधि से अनेक देशों को पहचाना है, तो वो उसमें कोई रचना पूरी नहीं होती है ना। जैसे मान लो हम भारत देश कहते हैं, तो भारत देश कोई रचना नहीं है ना, फिर वो एक मान्यता हो जाती है। तो यदि हम रचना के दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी भी एक रचना का विस्तार ही देश होगा। जैसे यह धरती अपने में एक निश्चित विस्तार संपन्न है। धरती स्वयं में ना तो विभाजित है ना विखंडित है। इस धरती की अखंडता अपने आप में सबको विदित है। इसके बावजूद भी अनेक देश राज्य अनेक राज्य के नाम से इसे विभाजित करने का प्रयत्न रहा है। इस धरती का अखंड होना स्वयं में इस धरती पर मानव अपने को अखंड समाज के रूप में पहचानने का प्रेरणा भी रहा है। तो जैसे धरती अखंड है, वैसे ही मानव में भी अखंड समाज के रूप में पहचानने की प्रेरणा बनी रही। मानव अपने अखंडता को पहचानने के उपरांत ही इस धरती पर मानव के सुरक्षित होने की संभावना उदय होती। तो जैसे धरती अखंड है, उसी तरीके से मानव यदि अपनी अखंडता को पहचानता है, तभी मानव इस धरती पे सुरक्षित होने की संभावना का उदय होता है। मानव भैया विखंडित। हाँ जी। ये धरती और मानव को कैसे, मतलब धरती तो फिजिकली अपने को दिखती है कि उसमें कोई विखंडन नहीं है, मतलब फिजिकली इसमें कोई लाइन नहीं है कि भारत और भारत के बाद पाकिस्तान और ऐसा। लेकिन मानव में तो फिजिकली दिखता है, लाइन है क्लियरली, फिजिकल बॉडी अलग है दूसरे की अलग है। तो धरती से मानव का कैसे कंपैरिजन किया है ना? तो यदि आप मानव को फिजिकल अर्थ में देखेंगे, केवल फिजिकल अर्थ में, तो जो आप कह रहे हैं वो हो जाएगा, है ना। लेकिन मानव फिजिकल है नहीं ना, तो उसमें आचरण के रूप में भी क्रिया है। और जो आचरण के रूप में क्रिया है, उसमें अखंडता के साथ जीने की जो है प्रेरणा बनी हुई है, कामना बनी हुई, आशा बनी हुई। तो मानव जो है अखंड समाज के रूप में जीना ही चाहता है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि जो भी अभी हम लोगों ने राज्य बनाए हैं या राज्य के संविधान बनाए हैं, तो ये भी अखंडता और उसकी अक्षुण्णता की बात करते रहते हैं। भाषा रूप में तो करते ही हैं, है ना। देश की अखंडता, इसका मतलब है जो अखंडता है वही मूल मुद्दा है। तो मानव यदि अखंड समाज के रूप में होता है, तभी,
है ना, जिसको कह रहे हैं कि इस धरती पर मानव अपने को अखंड समाज के रूप में पहचानने की प्रेरणा है। मानव अपने अखंडता को पहचानने के उपरांत ही इस धरती पर मानव के सुरक्षित होने की संभावना का उदय होता है। अभी क्या है, मानव जो है या व्यक्ति के रूप में है, नहीं तो समुदाय के रूप में। तो मानव जब व्यक्ति और समुदाय के रूप में रहता है तब वो मानव के रूप में नहीं जी पाता, अखंड समाज के रूप में नहीं जी पाता है। समुदायों के रूप में मानव का जो विखंडन हुआ है उसके कारण से सारे लड़ाई झगड़े युद्ध हिंसा आदि है ना। और क्योंकि मानव जो है उसमें युद्ध हिंसा है, उसके कारण से धरती में भी विखंडन होने की प्रवृत्ति बन रही है धीरे धीरे। धरती का वातावरण, धरती के बाकी जो अंग अवयव हैं उनमें भी विखंडन का प्रक्रिया चल रहा है। यहाँ तक कि परमाणु में भी विखंडन का प्रयास कर रहे हैं। उस स्थिति में ये धरती भी जो है अपनी अखंडता के साथ नहीं रह पाएगी, जिसकी संभावना जो है बाबा जी ने पहले भी कई जगह व्यक्त की है। जैसे ध्रुवीय संतुलन बिगड़ने से भी इसकी अखंडता जो है वो अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी। आदि आदि ऐसे कई बहुत सारी बातें हैं जिनको पहले भी कहा जा चुका है ना। भैया ठीक है। हाँ, अभी ये कोरोना ग्रस्त परिस्थिति ने ही जो है ये साबित कर दिया ना कि दिखने के रूप में हम अलग है लेकिन जीने के रूप में एक ही है। मतलब अभी अखंड समाज नहीं हुआ है फिर भी हम लोग आपस में इतने गुथे हुए हैं, पूरी मानव जी, जाति है ना, व्यवहार रूप में अभी एक जी, अखंड जी। समाज नहीं हुआ है। इसलिए तो ये चाइना से निकली हुई चीज कितने समय में पूरी दुनिया में फैल गई और वो फैली है मानव के द्वारा ही, है ना। हाँ, हाँ। तो इस रूप में जो है दिखते अलग है लेकिन जीने के रूप में अलग है नहीं, है ना। जी, जी, वो अभी जी। हमको समझ में आया नहीं है। तो बाबा जी यहाँ समझा रहे हैं कि धरती अखंड है, वैसे आप लोग भी जो है जीने के रूप में अखंड ही हो। हाँ, हाँ। मैं इसको होने ऐसे के देखता हूँ। हाँ भैया, होने के रूप में अखंड है, रहने रहने के रूप के में रूप अखंड ही है, अभी रहने के रूप में हुए नहीं हो। हाँ, हाँ। लेकिन कोरोना के जो है इस घटना ने बता तो दिया, झलक दे दी कि आप मानो या ना मानो लेकिन आप जीने के रूप में भी एक ही हो। आपको हाँ। पता नहीं है ये अलग बात है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि मानव ठीक है भैया। विखंडित। हाँ, हाँ, तो मानव मतलब ये विखंडित। धरती जो है वो रहने और होने के रूप में अखंडित है, हाँ, लेकिन और मानव इसकी जो है वो होने के रूप में अखंडित है, रहने के रूप में अभी भ्रमवश। हुआ नहीं है। जी जी होने के रूप में तो है, रहने के रूप में अभी अज्ञानवश भ्रमवश वो हुआ नहीं है। जी। लेकिन जो है इन ऐसी किन परिस्थितियों में जो है ये थोड़ा बहुत झलक दिख जाता है कि हम जुड़े हुए हैं, नहीं चाहते हुए भी जो है हम लोग है ना एक दूसरे के बगैर जो है आगे नहीं बढ़ सकते। बट अभी भ्रमवश भी देखा जाए भैया, तो जैसे अभी भैया ने एक बात बताई कि जैसे अगर देश के किसी विपदा के समय में जैसे कोई वॉर हो गया पाकिस्तान से, तो भ्रमवश भी कहीं ना कहीं देश एकजुट हो ही जाता है, एकजुट हो ही जाता है। तो वहां पे भी होने के रूप में, रहने के रूप में एकजुट हो ही जाता है फिर वो। बिल्कुल तो जी जी, ये बात सही है। बिल्कुल। और आज जो है जो समुदाय है, समुदाय भी जो है इसी भावना से बने हुए हैं ना कि हम लोग जो है इतनी विचारधारा के लोग या इतने लोग जो है हम लोग एक होकर रहे, है ना। जी जी समुदाय जी भी इसी भावना के आधार पर बना हुआ है ना। जी जी जी। मूल में ये भाव तो बना ही हुआ है मिलजुल के रहने का। लेकिन जितनी दृष्टि है बस उतने में जो है वो लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर दृष्टि जो है ग्लोबल हो जाए तो फिर जो है पूरी, है ना, पूरी मानव और जाति के इसके अलावा भी जो भी राज्य संस्थाएं होती हैं ना, हाँ भैया, या जैसे राज्य संस्था हमारा संविधान है, तो वो भी एकता अखंडता के आधार पे ही है ना। यानी उसमें भी एकता अखंडता जो है, अक्षुण्णता, ये हमारे सही प्रियम्बल में बात ही है। जी है ना। जी जी तो भले वो राज्य जो है किसी एक सीमा में है, लेकिन फिर भी वो अपने नागरिक को उसकी एकता अखंडता और अक्षुण्णता का आश्वासन देता है ना। जी जी। तो इसका मतलब है कि जो अखंडता है वो मानव में इनहेरेंट है ना, प्रवृत्ति के रूप में। कल के अगर मोदी जी के भाषण में देखो तो भी मोदी जी ने भी ये बताया था, मानव केंद्रित वैश्विक कुछ जो है उन्होंने शब्द यूज किया था। ठीक बात। अर्थ केंद्रित नहीं, मानव केंद्रित वैश्विक। जी, आत्मनिर्भरता, समृद्धि और ये सब बातें कल थोड़ी सी हाँ ऐसी जुड़ी। जी। और जैसे अभ्युदय कुटुंबकम, ये तो जो है इसी भावना के अर्थ में है ना, पूरी मानव जाति जो है एक होकर रहे, उसी अर्थ में है। तो मतलब
भाव रूप में तो है ही, केवल जो है ज्ञानवश ब्रह्मवश अभी जो है वो साकार नहीं हुआ। तो कोई भी जो देश है, चाहे वो भ्रमित अवस्था में भी जिनको हम देश करेंगे, उसमें अखंडता एक बड़ा मुद्दा है ना। तो वैसे ये धरती भी यदि मानव अखंडता पूर्वक नहीं जीता है तो ये धरती का भी अखंड रहना संभव नहीं है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है मोदी जी ना को एग्जिस्टेंस की साइट खोल के जरूर देखते होंगे, कई बार उनके शब्दों से लगता है। जैसे ये आत्मनिर्भरता वाला शब्द है ना? हाँ नहीं, कल की बातों में एक बार बीच में और भी कुछ कह रहे थे, तो इसी तरह के कुछ शब्द उन्होंने यूज किए थे। एक बार उन्होंने परिवार मूलक व्यवस्था बोला था। हाँ हाँ, कुछ ऐसा किया था। तो मुझे लगता है वो साइट देखते रहते होंगे, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लेते रहते होंगे, उनको ठीक लगता होगा। जो भी है, कोई भी अच्छी बात होती है वो सबके अंदर प्रेरणा रूप में रहती है। प्रेरणा रूप में रहती है, सही बात। हाँ जी, हाँ जी। तो जब वो कोई अब ये अलग बात है कि प्रयास करने के लिए कितनी प्लेटफॉर्म चाहिए, उसकी तैयारी कितनी है, उसमें समय लगता है। और टोटल पिक्चर होना चाहिए ना, टोटल पिक्चर है नहीं। अभी जो है कहीं कहीं जो है मूल चाहत जो है वो झलक जाती है, लेकिन पूरी बात के अभाव में, पूरी बात की स्पष्टता के अभाव में उसका पूरा जो है क्रम बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ भैया, हाँ भैया। जी भैया। मानव विखंडित रहने तक धरती के क्षतिग्रस्त होते रहने की संभावना बनी। अतएव धरती अपने में एक रचना होते हुए इसी रचना में अविभाज्य रूप में वर्तमान सभी इकाइयां धरती की अखंडता के साथ जुड़े ही हैं। इसी प्रकार हर धरती की रचना अपने आप में इकाई संपूर्ण है। ऐसे अखंड धरती के उदाहरण के रूप में इस धरती को पहचान सकते हैं। तो हर धरती की रचना अपने आप में इकाई संपूर्ण है। ऐसे अखंड धरती के उदाहरण के रूप में इस धरती को हम पहचान सकते हैं ना। तो धरती पर चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो जाएं, विकसित धरती का अथवा विकासशील धरती का तात्पर्य यही है। इसी आधार पर इस धरती की रचना और उसकी महिमा मानव को बोध होता है। तो अखंडता विधि से मानव में से के लिए अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, अध्ययन व प्रमाणित होने की व्यवस्था मानव के लिए सुलभ हो गई है। तो इसलिए जब भी बाबा जी देश की बात करते हैं तो अखंड, है ना, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। पृथ्वी एक देश या राष्ट्र भी बोल सकते हैं। फिर आगे है कि इस धरती पर हर वनस्पति, जीव, मानव एक एक रचना है। तो जैसे मानव शरीर को भी देखें तो मानव शरीर भी अपने सभी अंग अवयवों के साथ एक अखंड रचना है ना, पूर्ण रचना है, संपूर्ण रचना है, ऐसा अपन समझ सकते। तो जैसे ये धरती है वैसे ही मानव शरीर है, ऐसी हर जो है जीव जंतु है, हर वनस्पति है। ये सब धरती के साथ ही वैभव है। ये सभी रचना की एक एक अवधि है। हर धरती, पेड़ पौधे, जीव जानवर, मनुष्य अवधिगत रचना के रूप में प्रमाणित हैं। ये सब अपने अपने अवधि के आधार को प्रमाणित कर रहे हैं। जैसे धरती की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापा जाता है, वैसे ही मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई को मापा जाता है, ऊंचाई को मापा जाता है। इसी क्रम में पेड़ पौधे, पत्थर, मणि माणिक आदि अपने अपने ढंग की रचना है, उनका माप तौल के साथ पहचान होना पाया जाता है। इस विधि से रचना की महिमा, रचना के साथ उसकी अवधि, इनमें परस्पर पूरकता और उपयोगिता अपने आप स्पष्ट होती रहती है। तो रचना के आधार पर ही विरचना और पुनः रचना की बात होती है। धरती अपने में रचना, इसकी निरंतरता के अर्थ में विकास क्रम में विकास को स्पष्ट करने और जागृति को स्पष्ट करने के अर्थ में विद्यमान है। क्योंकि इस धरती पे चारों अवस्थाएं प्रमाणित हो चुकी हैं।
धरती अपनी रचना तक सीमित रहती है। इस धरती पर सभी अवस्था और पद प्रमाणित हो चुकी है, शून्याकर्षण में वर्तमान हो चुकी है। इस आधार पर रचना अगर संपूर्ण वैभव संपन्न होता है तब ये चारों अवस्थाएं प्रकट हुआ करते हैं। चारों अवस्थाओं सहित इस धरती की महिमा और गरिमा सुस्पष्ट हो चुकी है। जैसे धरती पर चारों अवस्थाएं नहीं होते हैं तब मानव भी नहीं होते हैं। मानव होने के पश्चात ही भ्रमवश धरती विरोधी कार्य किया है। वही जागृति पूर्वक इस धरती के अनुकूल और विकास और जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में मानव अपने को व्यवस्थित कर लेना, प्रमाणित कर लेना, कार्य व्यवहार को स्पष्ट कर लेना आवश्यक और समीचीन है। इस अर्थ में बाबा जी ने देश शब्द के भावार्थ को या उसके अर्थ को जो है स्पष्ट किया। ठीक है, फिर अगला है दिशा और दृष्टि। तो दिशा के संबंध में मानव सूर्य के सम्मुख खड़े होकर आगे पीछे, दाएं बाएं, दाहिने बाएं के रूप में दिशा को पहचानते हैं, जिसको हम लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यह भी प्रचलित है। इसके बाद दिशा के मूल उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। हर मुद्दा सह अस्तित्व में से के लिए निर्धारित होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा भी सह अस्तित्व के अर्थ में ही निर्धारित होना स्वाभाविक है। तो सह अस्तित्व में पूरकता, उपयोगिता विधि समाया ही रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए किसी एक ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है। जैसे मनुष्य को धरती के साथ हम एक ध्रुव रूप में पहचानते हैं। एक बिंदु अनेक अंशों पर केंद्रित, एक बिंदु अनेक अंशों का केंद्र बनाया जाता है। केंद्र से बन जाता है। अच्छा, बन जाता है क्या? केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों की सरल रेखा से जोड़ने पर कोण बन जाता है। हाँ, ये बन जाता ही ठीक है ना। बना, मेरे में बना लिखा नहीं, बना ही लिखा है, हर जगह पर प्रिंटिंग में बना है, लेकिन बन ही दिखता है, मतलब बन जाता है, ऐसा ही सही दिख रहा है। सही दिख रहा है। केंद्र से कुछ दूरी पर दो अंशों को सरल रेखा से जोड़ने पे कोण बन जाता है। इस विधि से प्रत्येक एक अनंत कोण संपन्न होना समझ में आता है। अंशों का संयोजन विधि से कोण का होना सुस्पष्ट होता है। उक्त प्रकार से हर केंद्र बिंदु में अनंत अंश जुड़ते जाते हैं। जैसा पहले 45 अंश को एक जुट में दूर दूर तक फैलाने से एक वस्तु के सभी ओर 8 दिशाएं हो जाती हैं ना। उसी प्रकार यदि 90 अंश के विभाजित करें तो 4 दिशा हो जाएंगी, यदि 180 से करें तो 2 दिशा हो जाएंगी। इस प्रकार दिशा निर्धारण करने के लिए एक वस्तु अनेक अंशों के केंद्र होने की विधि से समझ में आता है। दूसरी विधि यही है कि एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु, धरती के सामने सूरज के बारे में पहले से ही हम जानते हैं। इन दोनों विधा से कोण अंशों के आधार पर स्पष्ट होता है, क्योंकि सूरज और चांद भी अनंत अंश का ही केंद्र है। जब कभी सूरज के आधार पर दिशा निर्धारित होगी तो सूरज के 90 अंश अथवा 180 अंश पर ही होगी। 90 अंश दिशा को पहचानने के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। क्योंकि 180 अंश ही दिखता है ना, 360 में से 180 दिखता है। देखने वाले के रूप में हम मनुष्य को पहचान चुके हैं। भैया इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे क्या, तो अपने हिसाब से? देखिए, हम यदि 90 अंश के, वो पहले जो उदाहरण दिया ना, 45 अंश को यदि विभाजित करेंगे तो 8 दिशाएं बनेंगी, है ना। और
कोई भी वस्तु होती है वो 360 डिग्री में ही होती है ना। तो यदि 45 को 360 से डिवाइड करेंगे तो 8 बनेंगे, है ना। 90 से करेंगे तो 4 बनेंगी। और यदि हम देखने के आधार पे यदि अंश को पहचाने तो हर वस्तु का 180 अंश ही दिखता है, आंख में इससे ज्यादा समाता नहीं है ना। तो इस आधार पे 2 ही दिशा बनेगी, है। और जब किसी के रेफरेंस में बात करेंगे, यानी कोई कोण, यानी हम पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के रेफरेंस में बात करेंगे, तब 90-90 अंश के आधार पे जो है ना दिशाओं, जो 90 अंश के आधार पे दिशाओं का निर्धारण हो सकता है। थोड़ा सा गणितीय है, आपकी कल्पना में आ सकता है, थोड़ा सा आप कल्पनाशीलता को दौड़ाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट हो ही रहा है। वैसे भी यदि ये जो गणित है इसको भूल छोड़ के भी देखें तो हम लोग 4 दिशाओं को पहले पहचानते ही हैं, है ना। फिर 4 दिशाओं के 2-2 टुकड़े करके हमने 8 उनको कर ही लिया है, जैसे उत्तर पूर्व बोलते हैं ना। तो ऐसे ही और उसके भी फर्दर डिवीजन हो सकते हैं। तो ये फर्दर डिवीजन करते करते हम लोग ये कह सकते हैं अनंत दिशाएं हो सकती है ना। तो मेजर जो बड़े जो डिवीजन है वो 8 तक गए हैं मेजरमेंट के दृष्टिकोण से। तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि जो यदि हम सूरज के आधार पे दिशा का निर्धारण करते हैं तो फिर 4 ही बनते हैं, और यदि उसको देखने के आधार पे करते हैं तो 2 ही बनते हैं, ऐसा। ठीक है। देखने वाले के भैया, नहीं आप पूरा कर लीजिए फिर मैं पूछती हूँ। आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैं तो आगे पढ़ने वाला था। हाँ भैया, तो फिर इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ में है तीसरी लाइन, इसके बाद दिशा के मूल, उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक क्रिया रही। उसके बाद जो 2-3 लाइन्स है ना, उसका दिशा अच्छा ठीक है। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, दिशा के मूल, उद्गमन और प्रयोजन और लोग उसमें हम अभ्यास ही करते हैं। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स का भी अभ्यास ही करते हैं ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैथमेटिक्स का अभ्यास करते हैं तो मैथमेटिक्स को सही लगा लेते हैं। पहले हम उंगलियों पे जोड़े थे, कंकड़ पत्थर से जोड़े थे, सीख से जोड़े थे। अब तो हम कल्पना में ही 8-10 कोई बोल रहा था बीच में, कौन बोल रहा? ये श्रवण भैया की आवाज लग रही थी भैया। हेलो, वो सुनीता दीदी का कुछ रिकॉर्डिंग चल रहा था। अच्छा, वो कोई तो एक बार फाल्गुनी बहन जो क्या पूछ रही थी वो मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ भैया, मैं फिर से बताती हूँ। हाँ, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है। आ रही है कुछ आवाज। हाँ 1 मिनट। पंखे की आवाज है, किसी के यहाँ पंखे की आवाज आ रही है। तो इसके बाद लिखा है कि दिशा के मूल, उद्गमन और प्रयोजन के बारे में सोचना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ भैया, और उसके बाद वाली जो 3-4 लाइन्स है ना, सहअस्तित्व में पूरकता, उपयोगिता, विधि समाया ही रहता है। ये इसका और दिशा का मतलब क्या कनेक्शन है ना, वो ठीक से मतलब समझ में अभी नहीं आ रहा है, तो वो समझना चाहती थी मैं। हाँ, मतलब एक तो हम लोग इस विधि से पहचानते हैं जो अभी मानव परंपरा में प्रचलित है, और दूसरी जो बाबा जी बता रहे हैं कि जो सहअस्तित्व में उपयोगिता पूरकता विधि समाया रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानना, किसी एक को ध्रुव रूप में पहचानना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक जागृत व्यक्ति को पहचानने के बाद ही अजागृत व्यक्ति का पहचान हो सकता है ना, जिसको हम लोग हिरास और विकास के रूप में दिशा को पहचानते हैं। तो इसलिए कोई एक ध्रुव का पहचानना जरूरी है। यदि मान लो मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में कोई एक व्यक्ति नहीं है, तो मानवीयतापूर्ण आचरण में कोई व्यक्ति हो सकता है ये सिद्ध नहीं होगा, है ना।
तो इसलिए किसी एक बिंदु को पहचानने की आवश्यकता रहती है, उसके आधार पे ही दिशा का निर्धारण हो सकता है, जिसको हम लोग विकास और ह्रास दिशा कह रहे हैं। जागृति या भ्रम की दिशा, अजागृति की दिशा, है ना, जागृति अजागृति कह रहे हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए गठनपूर्ण परमाणु को नहीं पहचानते हैं तो गठनशील परमाणु के रूप में हमको विकास क्रम जो है वो स्पष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि फिर गठनशीलता का कोई अर्थ नहीं है यदि पूर्णता नहीं है तो इसलिए सहस्थित विधि में उपयोगिता पूरकता विधि जो है वो समाये रहता है। इस क्रम में दिशा को पहचानने के लिए एक को ध्रुव बिंदु के रूप में पहचानने की जरूरत है। जैसे बाबा जी ने गठनशीलता को पहचाना, उसके आधार पे जो है परमाणु में विकास को पहचाना, है ना, उसके आधार पे विकास और ह्रास दिशा को पहचाना। वैसे ही मानव एक जागृत मानव को पहचाना जिसको, है ना, तो एक जागृत मानव के आधार पे अजागृत मानव को पहचान पाए, उसके आधार पे दिशा को पहचाना जिसको हम लोग जागृति कह रहे हैं। जी भैया, थैंक यू। भैया हाँ जी, एक वो नीचे है ना कि 90 अंश दिशा को पहचानने वाले के आधार पर बनता है, 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। तो ये 90 अंश दिशा को पहचानने के आधार पर बनता है, मतलब हम जो देखते हैं तो वो लेफ्ट और राइट, वो जो दृष्टिपात है वो 90 डिग्री का ही रहता है ना, वो पहचानते हैं तो वो जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड स्ट्रेट की साइड से 45 डिग्री रहता है, तो मतलब 90 डिग्री वो जो पहचान के आधार पे वैसा ही है ना। और सामने वाली कोई वस्तु है, आप जब चंद्रमा को देखते हैं तो क्या दिखता है आप दिशा के रूप में? वो 180 डिग्री, मतलब उसका आधा भाग दिखता है, उसी को कह रहे हैं 180 अंश दिखने के आधार पर बनता है। लेकिन वो 90 अंश है, वो जो 90 अंश है वो दिशा को पहचानने के आधार पर बनता है। वो क्या 90 अंश दिशा को पहचानने के आधार पर बनता है। जैसे हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं ना, तो हम जब उसके ससम्मुखता में रहते हैं तो उसको एक दिशा कहते हैं, उसके विपरीत को दूसरी कहते हैं, उसके दाहिने भाग को बाएं भाग को, है ना, ऐसे करके 180 अंश में 4 दिशाओं को पहचान। तो मैं इसमें मैं तो क्या ये 90 अंश दिशा को पहचानने के आधार पर, मतलब तो हम जो दृष्टिपात है तो दृष्टिपात वो 90 अंश का ही रहता है ना कि 180 अंश? 90 अंश का रहता है। हाँ, तो 90 अंश वो दृष्टिपात है, तो दृष्टिपात में पहचान दृष्टिपात के हिसाब से आती है ना। सपोज जो हम प्रत्यावर्तन विधि से पहचानते हैं और परावर्तन विधि से हम देखते हैं, मतलब वो सामने जो 180 अंश वो दिखाई देता है, जैसा कुछ कह सकते हैं। हाँ, मतलब कोई भी वस्तु जो दिखता है ना वो 180 अंश का दिखता है ना। हाँ, दिखता है 180, क्योंकि प्रतिबिंब है ना। तो प्रतिबिंब का जो 180 अंश होता है वो दिखता नहीं है, ऐसा है। और वो जो पहचानते हैं वो हमारा 90 अंश का जो दृष्टिपात है उसके हिसाब से हम पहचानते हैं, वैसा आप बोल सकते हैं। हाँ, उसके आधार पे, मतलब जब हम किसी इसको किसी बिंदु पर केंद्रित करेंगे ना, और वो बिंदु को फैलाएंगे तो 90-90 में बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमारा जो फोकस पॉइंट है वो तो एक कोई बिंदु होगा उस वस्तु में, है ना। अब वो जो बिंदु होगा वो वस्तु नहीं है ना। वस्तु तो पूरी जो दिख रही है 180 अंश है, उतना है वस्तु, है ना। और जब हम अपना आंख का जो फोकस बिंदु है वो तो उस वस्तु में कोई एक बिंदु होगा, तो जब उस बिंदु को फैलाएंगे, है ना, तब ये 90 अंश की 4 दिशाएं बनेंगी। ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं क्या लिखा और। भैया ये अंश डिग्री है ना? हाँ, डिग्री 180 डिग्री। अपने वो परमाणु में भी अंश आते हैं ना, वो अलग चीज है, वो परमाणु अंश, वो पार्टिकल्स है।
नहीं, ये हिंदी में थोड़ा लोचा रहता है ना कई बार। हाँ हाँ, नहीं ठीक वो बात है। अंशी है, सामान्य डिग्री और वो पार्टिकल्स अलग पड़े। हाँ ठीक। हाँ जी, ठीक है, अभी 3 बज गया है, अभी क्या किया जाए इसको? इसको थोड़ा बाकी है, मुझे लगता है कितना बाकी है, इसको पढ़ लिया जाए भैया। कहाँ थे अपने कि अभी आधे पहुंचे हैं। अभी तो लगभग 1.5 पेज बाकी है। अच्छा, तो फिर जल्दबाजी करने में मजा नहीं आएगा। एक बार अगर पढ़ लेना है तो पढ़ लेते हैं और फिर कल उसको फिर से वापस पढ़ेंगे, है ना। एक बार केवल पढ़ना है तो 2-3 मिनट का काम है, मुझे लगता है। अगर केवल मैं पढ़ देता हूँ 2-3 मिनट, अगर आप लोग रुक रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ भैया, तो केवल एक देखने बार वाले के रूप में मनुष्य को हम पहचान चुके हैं। मनुष्य दृष्टि को जिस ओर दौड़ाता है वह दोनों आंखों के बीच, दोनों आंखों के साथ 90 अंश ही बनता है ना। इसी का नाम दृष्टिपाठ है। 90 अंश की शुरुआत बिंदु में है ना, कोई एक बिंदु से है। यह बिंदु ठीक दोनों आंखों के पीछे, दोनों चक्षुओं के स्नायु जुड़ने वाली जगह पर ही होती है। यह मेदस तंत्र में ही स्थापित रहता है, भौतिक रासायनिक तंत्र के रूप में स्थापित रहता है। चक्षु तंत्र अपने में रासायनिक रचना तंत्र और जीवंतता सहित मानसिकता के साथ सक्रिय रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि मानव की यानी जीवन की उपस्थिति में ही दिशा, काल आदि बोध होने की बात जो है वो किया जा सकता है। यदि जीवन नहीं है तो बोध नहीं होगा, है। तो यांत्रिक विधि से भी यदि हम दिशा काल संबंधी क्रिया करते हैं तो उसमें भी पहले कही हुई सभी क्रियाएं मानव से संबंधित रहते ही हैं। अतएव यंत्र प्रमाण के मूल में मानव ही प्रमाण है, स्वयं प्रमाण के मूल में भी मानव है, क्योंकि मानव ही प्रमाणित करने वाली इकाई है। किताब प्रमाण के मूल में भी मानव ही प्रमाण है। इस प्रकार मानव का प्रमाण विधि को समझने के क्रम में मानव चक्षु तंत्र को समझना भी आवश्यक रहता है। दृष्टिपाठ, दृष्टिपाठ यानी जहाँ दृष्टि हमारी रुक जाती, ठहर जाती। दृष्टिपाठ अपने में से हर मानव के चक्षु तंत्र में 90 अंश का विस्तार बनाती है न। इसी क्रम में दृष्टिपाठ में आने वाली सभी वस्तु निश्चित अच्छी दूरी में रहने पर उनका विस्तार चक्षु तंत्र के द्वारा बोध हो पाता है। बोध होने की क्रिया जीवन में ही होती है। चक्षु तंत्र के द्वारा मानव जीवन और शरीर का अविभाज्य रूप होने के आधार पर समझ पाता है। ऐसी वैभव संपन्नता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह एक मानव में शोध पूर्वक पहचाना जा सकता है, अपने में भी अन्य में भी। दिशा देश को पहचानने के लिए दृष्टि संपन्नता का होना एक अनिवार्य स्थिति है। इसके बिना दिशा निश्चयन, पहचान और उपयोगिता का प्रमाण संभव नहीं है। इसमें प्रधानतः दृष्टि के संदर्भ में, दृश्य को पहचानने के संदर्भ में, इन पहचानने के आधार पर उपयोगिता, पूरकता, प्रयोजन को प्रमाणित करने के संदर्भ में मानव ही एकमात्र समर्थ इकाई है। मानव को दिशा को निर्धारित कर लेने की आवश्यकता इस पृथ्वी पर है। धरती से बाहर विद्यमान ग्रह गोलों से भी वास्ता है। धरती के बाहर विद्यमान ग्रह गोल से भी वास्ता है। इस क्रम में आकाश में गतित होने के लिए दिशा निर्धारण एक आवश्यक स्थिति है। जलयान में भी आवश्यकता है। धरती पर गांव से गांव जाने के लिए भी दिशा निर्धारण अति आवश्यक है। जागृति क्रम, जागृति को पहचानने के लिए भी निश्चित दिशा चाहिए। इस प्रकार मनुष्य की प्रवृत्तियां बहुआयामी होने के आधार पे, बहुकोणीय होने के आधार पे, दिशा निर्धारण होने के आधार पर ही कार्य निर्धारण होना पाया जाता है। भूचर, जलचर, नवचर विधि से हमें जहां गतित होना है उसके लिए गम्य स्थली को निर्धारित करने की आवश्यकता रहती है। ऐसे निर्धारण के उपरांत ही निश्चित लक्ष्य, गम्य स्थली के लिए निश्चित दिशा विधि
से पहुंच पाते हैं। इससे हर व्यक्ति छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मुद्दे पर परीक्षण कर सकता है। इसके आगे यह भी सुस्पष्ट किया गया है कि दृष्टि के बिना दिशा अपने में निर्धारित होती ही नहीं है। दृष्टि के साथ ही दिशा निर्धारण हो पाता है। दृष्टि का केंद्र मानव ही है। मानव में ही दृष्टि समाहित रहती है। चक्षु तंत्र के साथ सोच, विचार, साक्षात्कार, चित्रण सहित बोध, अनुभव क्रियाएं मानव में संपन्न होती हैं। इसके लिए मानव में जीवन और शरीर के सह अस्तित्व को पहचानना आवश्यक है। इस मुद्दे पर पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। दृष्टि मानव में सह अस्तित्व विधि से ही सभी आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य में सार्थक होना स्पष्ट है। इसीलिए दृष्टिपूर्वक ही लक्ष्य, दिशा निर्धारण होना समझ में आता है। ठीक है, यहाँ हम लोग रुकते हैं। कल इसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक बात है भैया। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। आप लोग भी कुछ पढ़ के आइए जो मुद्दे अस्पष्ट हैं उनमें से। यदि किसी को स्पष्ट होता है तो वो भी अपनी शेयरिंग यहाँ कर सकते हैं। ठीक है भैया। और बताइए कुछ नया समाचार हो। नया में